टेट हिंदी नागर कर्नूल हिंदी फोरम के जरिए जूम मीटिंग के जरिए जो भी प्रशिक्षण हो रहा है, इसके लिए सबको स्वागत है। आज का टॉपिक है वाक्य विचार। वाक्य विचार पढ़ने से पहले हम लोग जो भी पढ़े हैं पुनः अवलोकन करके आगे बढ़ेंगे। मैं इससे पहले प्रश्न पूछा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। उत्तर ये है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। शब्द क्या है? वर्णों या अक्षरों के मेल से बनते हैं शब्द। यह दूसरी इकाई होती है, भाषा की दूसरी इकाई होती है। अगर आपको यह पूछा जाए मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो तब लिखना है मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा गया तो उस समय वर्ण या अक्षर लिखना है। ये है। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। वाक्य ये है, सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। ये भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। वाक्यों को जोड़कर विचारों की श्रृंखला बनती है। ये बातें मैं पहले बताया था। आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे वाक्य ये है, सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिससे कोई भाव स्पष्ट हो, वह वाक्य कहलाता है। फिर से एक बार देखिए, सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिससे कोई भाव प्रकट हो या भाव स्पष्ट हो, वाक्य कहलाता है वो। तो ये है वाक्य के भेद क्या है, वाक्य के भेद कितने प्रकार के हैं। वाक्य के भेद 3 प्रकार के वाक्य भेद होते हैं। हम इससे इससे पहले शब्द विचार पढ़े, उससे पहले वर्ण विचार पढ़े। वर्ण विचार में वर्णों की संख्या और उसमें श्वासवायु की मात्रा के अनुसार, कंपन की स्वर तंत्र में कंपन के अनुसार, ये सभी हम लोग वहां पर पढ़े। उसके बाद में शब्द के अंतर्गत 4 प्रकार हमने पढ़े। अभी है वाक्य विचार। वाक्य विचार 3 प्रकार के, 3 प्रकार हैं। वे हैं, एक रचना के आधार पर, दूसरा क्रिया के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर। तो हम देखें, फिर से एक बार आपको समझा रहा हूं मैं। वाक्य यह है, सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिससे कोई भाव स्पष्ट हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य के भेद 3 प्रकार हैं, एक रचना के आधार पर, दूसरा क्रिया के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर। फिर हम देखिए रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। ये हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ये सब आप जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। और दूसरा है क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर हम देखें कर्तृवाचक वाक्य, इसमें भी 3 प्रकार होते हैं। कर्तृवाचक वाक्य, कर्मवाचक वाक्य, भाववाचक वाक्य। और तीसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम देखेंगे 8 प्रकार के भेद हैं वाक्य, अर्थ के आधार पर। तो ये है VIP समसम विनी, इसका कोड है VIP समसम विनी। VIP वी यानी विधानार्थक वाक्य, आ यानी आज्ञार्थक, ई यानी इच्छार्थक, पी यानी प्रश्नार्थक, सम संदेहार्थक, संकेतार्थक, विस्मयार्थक, निषेधार्थक।
इस प्रकार 8 प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होते हैं। तो हम देखिए सविवरण वाक्य विचार में रचना के आधार पर जो 3 प्रकार हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इसकी पहचान कैसी होती है, उनकी परिभाषा क्या होती है, एक बार हम पढ़ेंगे। तो हम देखिए पहले लिखेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य, सरल वाक्य इसकी परिभाषा है जिस वाक्य में एक कर्ता हो और एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में एक कर्ता हो और एक क्रिया हो उसे हम सरल वाक्य बोलते हैं। और इसके अलावा हम लोग बता सकते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य। तो मैंने पहले बताया, सिंपली से बताया, जिस वाक्य में एक कर्ता हो और एक क्रिया हो। और दूसरा ये बताया कि जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखें, संगीता पढ़ती है, बिल्ली दूध पीती है। ऐसे वाक्य में देखिए आप लोगों को कर्ता एक है और क्रिया एक है, यानी उद्देश्य एक है और विधेय भी एक है यहाँ पर। और इसके बाद में हम लोग देखें, ये सरल वाक्य से संबंधित बातें। इसके बाद में हम देखेंगे संयुक्त वाक्य। और उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, एक बार हम लोग सविवरण देखेंगे। यहाँ पर मैं व्हाइट बोर्ड रखा, व्हाइट बोर्ड पे कोई अपना हाथ मत रखिए, ये हमारे लिए दिक्कत की बात हो जाती। हम देखें उद्देश्य, यहाँ पर देखेंगे जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। संगीता पढ़ती है, मैं एक बात जो बताया, संगीता पढ़ती है, इसमें संगीता क्या है, उद्देश्य है। और विधेय क्या है, उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। संगीता से संबंधित हम कुछ कह रहे हैं, संगीता से संबंधित हम क्या कह रहे हैं, पढ़ती है। संगीता से संबंधित हम लोग क्या कह रहे हैं, पढ़ती है। तो हम देखें यहाँ पर एक उद्देश्य है और एक विधेय है। ऐसे वाक्य हम लोग कहेंगे सरल वाक्य। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे दूसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में देखेंगे जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी अव्यय द्वारा जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अभी यहाँ पर समुच्चय बोधक का बताया गया। देखिए फिर एक बार, संयुक्त वाक्य के अंतर्गत हम लोग जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी अव्यय द्वारा जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो हम देखिए जैसे ठंडी हवा चल रही थी अतः मुझे नींद आ गई। और देखिए ठंडी हवा चल रही थी, एक वाक्य, एक सरल वाक्य। मुझे नींद आ गई, एक सरल वाक्य। दोनों को जोड़कर बताया गया एक समुच्चय बोधक के साथ में, अतः के साथ। इसीलिए दोनों सरल वाक्यों को एक ही वाक्य में बताया गया, एक अव्यय द्वारा जोड़ा गया, इसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठंडी हवा चल रही थी अतः मुझे नींद आ गई। दूसरा देखेंगे हम लोग, मैंने आपकी बहुत प्रतीक्षा की किंतु आप नहीं आए। मैंने आपकी बहुत प्रतीक्षा की किंतु आप नहीं आए। और देखिए कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस चल पड़ी, यहाँ पर संयोजक के रूप में आएगी। मैं आपका काम अवश्य कर देता लेकिन क्या करूं, व्यस्त तो हूं, विरोध दर्शक में है ये। हम लोग समझते संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में केवल और से चलेगा, और आता है तो ही संयुक्त वाक्य है, ऐसा नहीं है। किसी अव्यय द्वारा जुड़े हो, दोनों सरल वाक्य किसी अव्यय द्वारा जुड़े हो
तो वो वाला संयुक्त वाक्य कहलाता है। उसके अंतर्गत मैंने एक जैसे भी उदाहरण बता रहा हूँ आपको। पहले उदाहरण में बताया था, ठंडी हवा चल रही थी अतः मुझे नींद आ गई। मैंने आपकी बहुत प्रतीक्षा की किंतु आप नहीं आए। कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस चल पड़ी। यहाँ पर और का प्रयोग है। मैं आपका काम अवश्य कर देता लेकिन क्या करूं, व्यस्त हूं। यहाँ पर लेकिन का हुआ है, विरोध दर्शक। उसने बहुत मेहनत की थी, उसने बहुत मेहनत की थी इसीलिए वह कक्षा में प्रथम आया। परिणाम बोधक, परिणाम बोधक है। आशा मैडम जी आप क्लास सुनिए कृपया, व्हाइट बोर्ड पे कुछ मत दिलाइए। और हम देखिए यहाँ पर, और उसके बाद में देखिए, संयोजक द्वारा जुड़े रहने पर भी प्रत्येक वाक्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। ये छोटी सी बातें याद रखें, परीक्षा में आपको डायरेक्टली प्रश्न पूछकर ऐसे बताने, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाए, इसके कारण थोड़ा ध्यान दीजिए। संयोजक के द्वारा जुड़े रहने पर भी, मैं बताया किसी अव्यय द्वारा जुड़े रहते हैं, तो संयोजक के द्वारा जुड़े रहने पर भी प्रत्येक वाक्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहता। ये इंपॉर्टेंट। संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में दोनों में अंतर यही है कि संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य होते हैं, संयोजक के माध्यम से संयोजक के द्वारा किसी अव्यय के द्वारा जोड़े जाते हैं, लेकिन संयोजक के द्वारा जोड़े जाने पर भी हर वाक्य स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व रखता है, किसी पर आश्रित नहीं रहता। ये थोड़ा ध्यान देने वाला। ये सभी समानाधिकरण वाक्य कहलाते हैं। कैसे वाक्य कहलाते हैं? समानाधिकरण वाक्य कहलाते हैं। और हम देखें इसके बाद में जटिल या मिश्र वाक्य, जटिल या मिश्र वाक्य। इसके अंतर्गत देखिए जटिल या मिश्र वाक्य में क्या होगा। जटिल या मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं हम लोग। यदि किसी वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। फिर से एक बार हम लोग लिखेंगे, यदि किसी वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, जो बड़े आदमी होते हैं वे सीधे साधे होते हैं। और यहाँ पर देखिए दो वाक्य हैं, एक प्रधान वाक्य हो और दूसरा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य। जो बड़े आदमी होते हैं, सिंपल है, वे सीधे साधे होते हैं। वे मतलब कौन है यहाँ पर? आश्रित में, आश्रित के अंतर्गत, मतलब एक दूसरे से वो अपूर्ण रह जाते हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं, एक सेंटेंस के पे हम लोग बताएंगे, तो किस देश के वासी हैं तो फिर पूछना पड़ता है। बाकी सेंटेंस बोलने से ही, दूसरा सेंटेंस बोलने से ही वहां पर पूरा बच जाता है, जिस देश में गंगा बहे। इस प्रकार आश्रित वाक्य के साथ में रहते हैं। इसमें जटिल या मिश्र वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य भी बने रहते हैं। ये है जटिल या मिश्र वाक्य से संबंधित। ये है रचना के आधार पर तीन प्रकार, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य से संबंधित बातें हम सुनेंगे। और इसके बाद में हम देखें, रचना के आधार पर होने के बाद में हमें दूसरे में क्या बताया था मैंने? क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। क्रिया के आधार पर वाक्य भेद हम देखेंगे। कितने भेद बताया था मैंने? क्रिया के आधार पर कितने भेद हैं? आज कोई आवाज नहीं कर रही, मेरी आवाज सुनाई दे रही यानी पता नहीं। क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद, कितने भेद हैं? तीन भेद हैं, तीन भेद हैं। क्रिया के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। तो ये क्या है देखिए, कर्तृवाचक वाक्य, कर्मवाचक वाक्य, भाववाचक वाक्य। काम हम सब समझते हैं कि ये सब हम लोग पढ़े हैं सर, पढ़ाते भी हैं,
हाँ सर, पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं, पढ़ चुके भी हैं। परंतु परीक्षा के अंतर्गत बच्चों के लिए जब परीक्षा में प्रश्न आएगा तो उस समय बच्चों को हम समझाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन हम खुद लिख रहे हैं तो कभी प्रश्न पढ़ते समय दुविधा में रह जाते हैं। इसके कारण एक बार हम लोग सभी विवरण पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखिए क्रिया के आधार पर तीन भेद हैं: कर्तवाचक वाक्य, कर्मवाचक वाक्य, भाववाचक। तो इसके अंतर्गत पहला वन क्या है? कर्तवाचक वाक्य। कर्तवाचक वाक्य का अर्थ क्या हो सकता है? तो यह जिस वाक्य में कर्ता के आधार पर जिस वाक्य में कर्ता के आधार पर या कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग वचन और पुरुष हो, उसे कर्तवाचक वाक्य कहते हैं। फिर एक बार हम देखेंगे कर्तवाचक वाक्य में क्या होता है। जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार लिंग वचन और पुरुष हो, उसे हम कर्तवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें सकर्मक अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। कौन सा भी क्रिया हो सकता है, सकर्मक और अकर्मक। क्रिया किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार होती है क्रिया। जैसे राम रोटी खाता है, सीता भात खाती है। यहाँ पर खाना किया है, यह कर्ता के अनुसार ही है। राम है तो वहां पर पुंलिंग एक वचन है, खाता है। सीता है तो खाती है, स्त्रीलिंग है। और देखिए राम ने पाठ लिखा, राम ने पाठ लिखा। तो यहाँ पर देखिए राम ने पाठ लिखा, सर ये कर्तवाचक में कर्त के अनुसार कहाँ है? तो हम देखें, अगर क्रिया भूतकाल की सकर्मक हो तो कर्म के अनुसार बदल जाता है यहाँ पर कर्तवाचक में। तो ये भी याद रखना है। यहाँ पर राम के अनुसार ही है, लेकिन यहाँ पर राम से संबंधित नहीं। सर सीता ने पाठ लिखा हो सकता है ना? हाँ होता है। इसीलिए ये क्या है, अगर क्रिया भूतकाल की सकर्मक क्रिया में हो तो जब कर्म के अनुसार ही क्रिया बदल जाता है, ये थोड़ा याद रखें। अब दूसरी बात है कर्मवाचक वाक्य। इसका अंतर्गत देखिए, कर्मवाचक में जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग वचन और पुरुष हो, उसे कर्मवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर कर्म के अनुसार होना चाहिए। तो हम देखें, राम ने रोटी खाई। सर फिर ये कैसे होता है? कर्तवाच में राम ने पाठ लिखा बताया, फिर यहाँ पर क्यों ऐसा आया? तो बताएंगे। ये भी परसों में एक प्रश्न दिया था आपको मैं, इक्षिका तत्सम या तद्भव रूप पूछा था मैं। तत्सम क्या है, तद्भव। इक्षित तत्सम है या तद्भव है, इस प्रकार पूछा था। उसी प्रकार दोनों में अंतर क्या बताना है। और सीता ने भात खाया, यहाँ पर कर्म के अनुसार ही क्रिया है। ऐसे इस प्रकार कर्मवाचक वाक्य में कर्म के अनुसार ही क्रिया होती है, तो उसे हम कर्मवाचक वाक्य कहते हैं। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे भाववाचक वाक्य। भाववाचक वाक्य का अर्थ क्या होता है? जिस अकर्मक क्रिया वाले वाक्य में क्रिया सदा एक वचन अन्य पुरुष और पुल्लिंग होती है। जिस अकर्मक क्रिया वाले वाक्य में क्रिया सदा एक वचन अन्य पुरुष और पुल्लिंग होती है, उसे भाववाचक वाक्य कहते हैं। तो हम देखिए ऐसे वाक्य में कर्म नहीं होता और करण कारक होता है, ये याद रखें। ऐसे वाक्यों में कर्म नहीं होता और करण कारक होता है। जैसे राम से चला नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता। सीता से लिखा नहीं जाता, ऐसे भी समझो। भाववाचक का प्रयोग यहाँ पर भाववाचक है, यहाँ पर कर्म से कर्म से नहीं है। यहाँ पर ज्यादातर अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में ही वहां पर प्रयोग होता है। क्रिया सदा एक वचन अन्य पुरुष और पुल्लिंग होती है। और यहाँ पर देखेंगे मतलब सीता और रहने दो, कोई भी रहने दो, वहां पर कर्मवाचक नहीं रहेगा, लेकिन कौन सा करण कारक जुड़ता है वहां। यहाँ पर
पुंलिंग में ही होती है क्रिया। तो देखिए भाववाचक का प्रयोग प्रायः निषेधात्मक वाक्य में ही होता है। भाववाचक का प्रयोग प्रायः निषेधात्मक वाक्य में ही होता है। क्रिया के भाव की प्रधानता होती है, मूल रूप से क्रिया की भाव की प्रधानता होती है। तो हम देखें, ये है क्रिया के आधार पर वाक्य में तीन प्रकार, कर्तवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक। सर हम वाच्य प्रकार पढ़ते हैं ना सर, इसीलिए मैं यहाँ ज्यादातर इस पे जोर नहीं दिया जा रहा, फिर वाच्य में हम पढ़ेंगे इसका। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे वाक्य के भेद में अर्थ के आधार पर देखेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 हैं, आप सब जानते हैं। 9वीं कक्षा में फुटबॉल पाठ के बाद में हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 हैं। इनका कोड है, ये है कि VIP सम सम विनी, ये इनका कोड है। VIP सम सम विनी। वी का अर्थ है विधानार्थक वाक्य। वी का अर्थ क्या है? विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य ऐसे वाक्यों में क्रिया द्वारा कर्म के होने का बोध होता है, उन्हें हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। विधानार्थक वाक्य में क्या होता है? क्रिया द्वारा कर्म के होने का बोध होता है। जैसे मैं दौड़ता हूँ, हवा बह रही है, ऐसे वाक्य। इसके बाद में हम लोग देखेंगे आज्ञार्थक वाक्य। विधानार्थक का अर्थ है सरल वाक्य, जैसे सामान्य रूप से कहने वाले वाक्य। और उसके बाद देखिए आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य में क्या है? देखिए जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, अनुरोध आदि आदि का भाव प्रकट हो, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। फिर से एक बार हम लोग देखेंगे आज्ञार्थक में जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, अनुरोध आदि का भाव प्रकट हो, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण भी देखिए, वहां मत खेलो। सर इसमें मत आया ना सर, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वहां मत खेलो, नहीं डायरेक्टली बोल रहे खेलना, वहां खेलना मना ऐसे नहीं बता रहे। वहां मत खेलो, मत बोल के आर्डर दे रहे। सदा सच बोलो, ये भी आर्डर। अब तुम जाओ, ये भी आर्डर के अंतर्गत आज्ञार्थक वाक्य ही ये भी। तो ये है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद में हमने विधानार्थक और आज्ञार्थक सीखा। VIP समसम मिनी में हम लोग दूसरा और सीखेंगे। ई का अर्थ है इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक का अर्थ क्या है? इच्छा यानी अपनी कामना को बताना है, अपने मन में जो डिजायर है उसको, उसका भाव प्रकट होना है, उसे हम कहेंगे इच्छार्थक वाक्य। तो इच्छार्थक के अंतर्गत हम लोग देखिए क्या होता है। हाँ, ये नहीं है, एक मिनट। इच्छार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य के अंदर हम देखेंगे इच्छा या शुभकामना, आशीर्वाद का भाव प्रकट हो, उसे हम इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। व्हाइट बोर्ड के सहारे हम लोग आज कक्षा में, आप भी देख सकते हैं, ये भी मटेरियल साथ साथ लिखने में भी आसान होता है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ उसे। इच्छार्थक वाक्य, कृपया व्हाइट बोर्ड पर कोई हाथ ना लगाए। तो हम देखें इच्छार्थक वाक्य, इच्छा या शुभकामना, आशीर्वाद का भाव प्रकट हो, उसे हम इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए ईश्वर आपकी मदद करे। ईश्वर आपकी मदद करे, तुम्हें सफलता मिले, ऐसी इच्छा प्रकट होनी। और इसके बाद में देखिए, मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, कारण ये है कि ये सब हम लोग पढ़ा रहे हैं, सब जानते हैं, इसके कारण ज्यादा इस पे जोर नहीं दिया जा रहा। और हम देखें उसके बाद में VIP समसम विनी। वी का अर्थ विधानार्थक हो गया, आज्ञार्थक हो गया,
अभी इच्छार्थक बताया, उसके बाद में पी का अर्थ प्रश्नार्थक, प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक उसी में है, प्रश्नार्थक किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, उसे हम कहेंगे प्रश्नार्थक वाक्य। उदाहरण के लिए, वह क्या खेलता है, तुम कहाँ जाते हो। प्रश्नवाचक संबंध, प्रश्न से संबंध जो भी है वो प्रश्नार्थक के अंतर्गत आते हैं। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, ये VIP हो गया। सम 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 का अर्थ है संकेत वाचक, संकेत वाचक वाक्य। संकेत वाचक का अर्थ देखिए, किसी संकेत या शर्त का बोध हो, किसी संकेत या शर्त का बोध हो, उसे हम संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। तो देखिए उदाहरण, यदि वह परीक्षा करता तो अवश्य, सर यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, यहाँ पर संकेत है। यदि वह आता तो मैं चला जाता, यहाँ पर भी संकेत एक से एक बताया जा रहा है। अगर तुम आते तो मैं भी मैदान में खेलता। और इसके बाद में संदेह, संदेहार्थक, संदेहार्थक संकेतार्थक हो गया। संदेहार्थक वाक्य देखिए, संदेह का अर्थ है डाउट। संदेह का अर्थ आप सब जानते हैं, किसी वाक्य में संदेह या शंका का बोध हो, उसे हम संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। परीक्षा में वाक्य देकर भी अर्थ के अनुसार, अर्थ के आधार पर यह वाक्य कौन सा है, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। इसे ध्यान दीजिए। संदेहार्थक, संदेहार्थक में उदाहरण देखिए, पिताजी आए होंगे, मोहन खेल रहा होगा। मैं उदाहरण के लिए केवल दो वाक्य दिया। और इसके बाद में देखिए, सम सम विनी, सम सम यानी संकेत हो गया, संदेह होगा। विनी यानी वी का अर्थ है विस्मयार्थक। विस्मयार्थक में विस्मय आदि बोधक वाक्य होते हैं, विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सुख दुख आश्चर्य, सुख दुख आश्चर्य आदि तीव्र भाव प्रकट हो, उसे हम विस्मय आदि बोधक कहते हैं। इसमें बोधक सुख दुख आश्चर्य आदि का तीव्र भाव प्रकट हो। उदाहरण, वाह हम जीते, वाह हम जीते, यहाँ पर क्या है, आश्चर्य। हाँ, ऐसा दुख, यहाँ पर आश्चर्य की बात नहीं, कुछ बाधा है वहां पर। अरे तुम आए, सुख की भावना। अरे तुम आए, तो सुख की भावना। ये विस्मयादि, विस्मयादि बोधक। यहाँ पर आश्चर्यार्थक यानी विस्मयार्थक चिन्ह भी लगाया जाता है ऊपर। और इसके बाद में हम लोग अंतिम वाला निषेधार्थक वाक्य। अंतिम वाला है निषेधात्मक, निषेधार्थक वाक्य। जैसे नकारात्मक रूप का प्रयोग होता है, किसी बात का ना होने का बोध होता है इसमें। नकारात्मक रूप का प्रयोग, किसी बात का ना होने का बोध, इसे हम कहेंगे निषेधात्मक वाक्य। तो हम देखिए उदाहरण के लिए, हवा नहीं बह रही है, हवा नहीं बह रही है। फूल तोड़ना मना है, वह चल नहीं सकता, वह चल नहीं सकता। ये सब निषेधात्मक वाक्य है। तो हम देखें, वाक्य विज्ञान, वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के वे तीन प्रकार, रचना के आधार पर तीन प्रकार, सरल संयुक्त मिश्रित वाक्य। उसके बाद में हमने पढ़ा क्रिया के आधार पर तीन प्रकार, क्या क्या है वे? अर्थवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। बहुत बढ़िया।
और इसके बाद में हम पढ़े अर्थ के आधार पर कितने प्रकार वाक्य भेद, अर्थ के आधार आठ। पर आठ आठ सर। 8 भेद हैं। वे हम देखें उसके लिए कोड क्या होता है मैंने, VIP समसम भी। VIP समसम विनी, मतलब VIP लोग पूरा नहीं सुनते हैं, आधा आधा समसम विनी, थोड़े थोड़े सुन के चले जाते हैं, ज्यादा समय नहीं बैठते। हाँ, ये है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, VIP समसम विनी। वी का अर्थ विधानार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य सरल वाक्य जैसा ही होता है। आ का अर्थ आज्ञार्थक, इसमें आज्ञा आदेश का बोध होता है। और इसके बाद में ई का इच्छार्थक वाक्य, इच्छार्थक का अर्थ क्या होता है, किसी इच्छा का बोध होता है इसमें। और संकेतार्थक वाक्य, संकेत में यदि आप आते तो इस प्रकार, और संदेह में शंका या संदेह का बोध होता है, पिताजी आए होंगे, गए होंगे, खाए होंगे, इस प्रकार। और इसमें उसके बाद समसम विनी पी का इसमें आज बोधक, इसमें अर्थक वाक्य कहते हैं हम लोग इसी को। सुख दुख आश्चर्य का बोध होता है, तीव्र भाव का प्रकट होता है, उसे हम कहते हैं इसमें अर्थक, इसमें आदि बोधक वाक्य, इसमें अर्थक वाक्य। और निषेध, अंतिम में निषेधार्थक वाक्य बताया, नकारात्मक का बोध, हवा नहीं बह रही है सर। आज्ञार्थक में एक है सर, फूल मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो, ये आज्ञार्थक है। फूल तोड़ना मना है, ये निषेधार्थक, फूल तोड़ना मना है, ये निषेधार्थक। ठीक है, और ये है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अ, शब्द विचार के अंतर्गत कुछ बातें बची हुई थी, वहां पर रूपांतर के आधार पर शब्द भेद 2 प्रकार बताए, उससे संबंधित बातें हम लोग आज सीखेंगे अभी। रूपांतर के आधार पर 2 भेद क्या है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी के अंतर्गत आने वाले क्या हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया है। तो इससे संबंधित बातें हम सीखेंगे अभी। तो हम देखें, विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया है। अविकारी के अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक है। तो अब हम देखें, विकारी शब्द से संबंध परिचय लेंगे हम लोग। विकारी शब्द में पहला वाला है संज्ञा। विकारी का अर्थ में बताया, लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर संज्ञा, संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है नाम, संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है नाम। दूसरे शब्दों में हम देखें, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे रमेश, राधा, कलम, हैदराबाद, लड़कपन, बुढ़ापा आदि। तो यहाँ पर रंगों के नाम जो भी हैं, लाल, काला, पीला, हरा आदि, ये सभी संज्ञा नहीं कहलाते। ये थोड़ा नोट नोट करने वाली बात है। नोट करने वाली बात ये, सरिता मैडम जी कृपया आप व्हाइट बोर्ड मत जाइए, नोट कर लेने वाली बात ये है। देखिए, लाल, काला, पीला, हरा, ऐसे आदि रंगों के नाम जो भी होते हैं, ये सभी संज्ञा नहीं कहलाते। फिर ये क्या कहलाते, विशेषण कहलाते, क्योंकि इनसे किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता झलकती है, इसके कारण विशेषण कहते हैं। जैसे कि राजा काला है, साड़ी लाल है। राजा और साड़ी यहाँ संज्ञा है, उसके साथ में जो रंगों के नाम के अंतर्गत आने वाले जो काला, लाल जो है,
ये उन संज्ञा यानी यहाँ पर जो वस्तु है, यहाँ पर जो व्यक्ति है, उसकी विशेषता झलकती है। राजा काला है, राजा की विशेषता झलकती है। साड़ी लाल है, साड़ी की विशेषता झलकती है। इसके कारण ये विशेषण है। और इसके बाद में हम देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद 5 प्रकार हैं। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक, पांचवा द्रव्यवाचक। ये 5 भेदों को एक एक करके अलग अलग से पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में भी सेम है, सेम। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, प्रॉपर यानी पर्सन, पर्सन यानी पर्टिकुलर थिंग। व्यक्तिवाचक संज्ञा के जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के। व्यक्तिवाचक मतलब केवल पर्सन को ही नहीं बताओ, व्यक्ति हो सकता, वस्तु हो सकती और जगह भी हो सकती, इसका बोध हो तो उसे हम व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन कहते हैं। मतलब पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग का बोध होता है। उदाहरण के देखिए, रम्या, चांद, सूरज, हैदराबाद, गंगा, हिमालय, इस प्रकार पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली बताया जाता है। पर्टिकुलरली क्या है सर? तो हम देखिए, व्यक्तियों के नाम, पत्र पत्रिकाओं के नाम, गांव के, शहरों के, देशों के, ग्रह, महीनों के, जानवरों के, नदियों के, पहाड़ों के, सड़कों के, पर्व त्योहारों के, भवनों के, स्मारकों के नाम सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। याद रखिए, फिर से एक बार बता रहा हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी संज्ञा से, किसी यानी जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि का बोध हो। ये किस प्रकार बोध होता है? या पर्टिकुलर का पर्सन या पर्टिकुलर थिंग का बोध होता है। जैसे कि रम्या एक पर्टिकुलर नेम है, रम्या। क्लास में रम्या नहीं है क्या? तो रम्या पर्टिकुलरली पूछ लेंगे हम लोग, रम्या। क्लास में लड़कियां नहीं है क्या? लड़कियां मतलब कौन सी लड़की? क्लास में लड़की आई, कॉमन है वो। लेकिन पर्टिकुलरली पूछा जा रहा है यहाँ पर, रम्या नहीं आई क्या? इस प्रकार रम्या, चांद, सूरज, हैदराबाद, गंगा, हिमालय, इसी प्रकार इसके अलावा व्यक्तियों के नाम, पत्र पत्रिकाओं के, गांवों के नाम, शहरों के नाम, देशों के नाम, ग्रह महीनों के नाम, जानवरों के नाम, या पहाड़ों के नाम, और उसके साथ साथ सड़कों के नाम, पर्व त्योहारों के, भवनों के, स्मारकों के नाम सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लिया जाता है। और इसके बाद में दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन, इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक में रम्या बोल के बता दिया था, यहाँ पर कॉमन नाउन में क्या देखिए, जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है। वहां पर पर्टिकुलरली पर्सन का बोध होता है, पर्टिकुलरली थिंग का बोध होता है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली उस जाति का बोध होता है। तो हम देखिए उदाहरण के, लड़का, अरे उस लड़की को बुलाओ। उस लड़की को मतलब कौन है वो लड़का? पता नहीं, वहां जाने वाला गोपाल है या राम है या कृष्ण है या आमेर है, पता नहीं। लेकिन उस लड़की को बुलाओ, ये लड़का इधर आओ, ये लड़का इधर आओ। यहाँ पर जो लड़का जो शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा है। लड़का जो शब्द है ये पुरुष जाति का, मानव जाति का बोध करता है। लड़की स्त्री जाति की बोध करता है। और पशु, पक्षी, तो पक्षी का नाम पर्टिकुलर नहीं दिया गया। फल, फूल, पहाड़, नदी, पहाड़ का नाम नहीं लिया, पहाड़ बोल दिया। नदी आदि ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो इसके बाद में हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इंग्लिश में भाववाचक संज्ञा को क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्टिव नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्टिव नाउन। अब्स्ट्रैक्टिव नाउन मींस वी कैन नॉट टच बट वी कैन फील। अब्स्ट्रैक्टिव नाउन में क्या होता है? वी कैन नॉट टच बट वी कैन फील, इसे हम कहेंगे अब्स्ट्रैक्टिव।
तो उसी प्रकार हिंदी में भी होता है भाववाचक संज्ञा। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जिस संज्ञा से किसी के गुण दोष व्यापार स्वभाव दशा आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी के गुण दोष व्यापार स्वभाव दशा आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्टिव नाउन में क्या होता है, किसी यहाँ पर संज्ञा के बारे में बताता है, लेकिन संज्ञा के बारे में क्या होता है, संज्ञा के गुण के बारे में, दोष के बारे में, उन करने के उसका व्यापार और उसका स्वभाव के बारे में बताता है, तो उसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्टिव नाउन में उसी प्रकार होता है। जैसे कि देखिए बचपन, बचपन कहाँ से हुआ, बच्चा से बचपन हुआ। लड़कपन, लड़के से लड़कपन। लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा से बना। पशुता, मधुरता हम लोग बोलते हैं। तो इस प्रकार चिकनाहट, मिठास, मित्रता, हर्ष, दया, ये सभी भाववाचक संज्ञा है। जैसे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्यूटीफुलनेस ऐसे बोलते हैं, ब्यूटी, ब्यूटीफुल, यानी और क्या, ह्यूमन, ह्यूमैनिटी, मानव, मानवता। इसे हम टच नहीं कर सकते, मानवता उसे तोल भी नहीं सकते, मतलब उसे माप भी नहीं सकते। मानवता कितना है उसके पास, 1 किलो है, 2 किलो है, 3 मीटर है, 4, ऐसे नहीं बोल सकते। वो केवल फील है, उसे हम देख के बोल सकते हैं ये दया वाला आदमी है, या उसमें कुछ पशुता है या मानवता है। और जो बोलते हैं हम लोग चाय इंत తీయగుంది, इंत తీయగుంది, इंत తీయగుంది, वो पी कर ही उसका स्वाद को देखना पड़ता है, पी कर ही उसे देखना पड़ता है कितना मिठास है, कितनी मीठी है। मतलब उसे मतलब नहीं बता सकते हैं कि आधा किलो मीठी है, 1/4 लीटर मीठी, ऐसा नहीं कह सकते, इसे तोल भी नहीं सकते। तो ऐसे हैं अब्स्ट्रैक्टिव नॉन के अंतर्गत भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। ये भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाओं के शब्दों से, सर्वनामों के शब्दों से, क्रियाओं से, विशेषण शब्दों से बनती। जैसे कि जातिवाचक में बताया लड़का, लड़कपन, ना चिन्नपुरु बोलते। चिन्नपुरु कैसा होता है, फिर फील होना बहुत नहीं, लेकिन वहां पर चिन्नपुरु को फिर वापस ला के नहीं बता सकते, टच भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार। और सर्वनाम से हम लोग देखेंगे अपना से अपनापन, क्रिया से देखेंगे बनना से बनावट, लिखावट, दिखावट, हंसना से हंसी। विशेषण में हम लोग देखेंगे मूर्ख से मूर्खता, और हरा से हरियाली। गरीब। हाँ, गरीबी, गरीबी भाववाचक संज्ञा है। गरीब को बता सकते हैं ये गरीब है, लेकिन उसकी गरीबी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, उसको टच करके बता नहीं सकते, स्पर्श करके नहीं छू सकते, हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते गरीबी। तो ये है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले शब्द। इसे हम इंग्लिश में अब्स्ट्रैक्टिव नाउन कहते हैं। मैं अभी बताया था आपको, ह्यूमैनिटी, वहां पर ह्यूमन से ह्यूमैनिटी बन गया। और देखिए समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। इन इंग्लिश आल्सो सेम, नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, उसमें कलेक्टिव नाउन है समुदायवाचक। समूह का बोध हो, समूह का बोध हो। तो हम देखें दिखने में एक ही शब्द दिखाई देता है, लेकिन उसके अर्थ में समूह का बोध होता है। जैसे कक्षा, कक्षा सुनने में एक वचन का शब्द है, लेकिन कक्षा यानी विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ रहता है कक्षा, उसका बहुवचन कक्षाएं हैं। यहाँ पर कक्षाएं रहने की जरूरत नहीं, कक्षा, कक्षा भी समुदायवाचक। सेना, सैन्यम बोलते,
कोई एक सैनिक वहां रहा तो उसे सेना नहीं बोलते। सेना यानी बहुत सारे सैनिकों का मेल होता है, बहुत सारे सैनिक वहां पर रहते हैं, उसे हम सेना कहते हैं। सेना समुदायवाचक कलेक्टिव। वर्ग यानी ग्रुप, सभा, गुच्छा, संघ, झुंड, परिवार, दल, ये सारे शब्द समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे लॉस्ट संज्ञा के लास्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा इंग्लिश में कहेंगे इसे मटेरियल नाउन। क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे। जिस संज्ञा से मापने या तोलने वाली वस्तु का बोध हो, जिस संज्ञा से मापने या तोलने वाली वस्तु का बोध हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सोना, चांदी, हीरा, दही, तेल, घी, कोयला, पानी। रिसेंटली सेवन एग्जाम में आया जल। जल किसके अंतर्गत आता है? द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है। क्योंकि इस संज्ञा से मापने या तोलने वाले वस्तु का बोध होता है, तो हम उसे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं। कपड़ा आदि शब्द। आज की कक्षा में पाठखंड केवल 14 ही है, इसके कारण आज यहाँ तक ही सीमित करेंगे, संज्ञा के प्रकार तक ही। अभी तक मैंने जो पढ़ाया वाक्य विचार, वाक्य विचार के वाक्य भेद, और उसके बाद संज्ञा के संबंध, संज्ञा के भेद पढ़ाया। इसमें कोई शंकाएं हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई शंका नहीं है तो आपको मैं परसों एक प्रश्न दिया था, इक्ष। इक्ष किस प्रकार का शब्द है, इसका विवरण तो दीजिए। तत्सम है या तद्भव है? ओपन एग्जाम है, कोई भी बता सकता। नहीं, कोई अपनी आवाज नहीं देती। इक्ष एक म्यूट कर, अनम्यूट करने नहीं आ रहा है क्या? मैं कर दूं क्या? सलीम सर, स्वागत है। आप बता सकते हैं, माइक अनम्यूट करके बताइए। ना तो चार्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं ये बताऊंगा। इक्ष एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव है एक। और इसके साथ में हम लोग देखें, आ, आज के मतलब आज जो पाठ पढ़ा रहा था मैं, उस संदर्भ में क्रिया के आधार पर वाक्य भेद पढ़ाते समय उसे मैं वाच्य में भी लिया। एक बार वाच्य और वाक्य के संबंध में एक बार आप अपनी नजर दौड़ाइए और एक बार देखिए क्या अंतर है दोनों में। कुछ अंतर है तो ठीक है, अगर अंतर नहीं है तो वो भी बताइए मुझे। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य। वाक्य। सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्ण। वर्ण सर। वर्ण। वर्ण। और भाषा, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। ध्वनि। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई
ध्वनि है। ध्वनि। बढ़िया आंसर कविता मैडम जी। और ये बताइए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम होती है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? ह्रस्वाक्षर। ह्रस्वाक। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम होगी तो उन्हें हम क्या कहेंगे? आकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है, ये भी मैं बताया था। आप शायद वे क्लास वे कक्षा में सुने नहीं होंगे। और कोई भी बता सकते हैं? श्वास वायु की संबंधित होती है तो वहां पर बात ह्रस्व दीर्घ की बात नहीं होती वहां। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम होती है उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। मैडम जी थोड़ा याद रखिए, अल्पप्राण कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है तो उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। तो आपका संदेह ये है सर, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं फिर? तो आपको यहाँ पर उच्चारण समय, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ह्रस्व दीर्घ बताया जाता है। ह्रस्व में क्या क्या होता है, इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा आधा समय लगता है। उच्चारण करने में यहाँ पर समय कम लगता है। मैं श्वास वायु की मात्रा कम, मैं जो पूछा था श्वास वायु की मात्रा कम, उसे हम कहेंगे अल्प प्राण। उच्चारण के समय कम लगता है तो ह्रस्व। उच्चारण के समय ह्रस्व से ही दुगना लगता है तो वह दीर्घ। दीर्घ से भी अधिक लगता है तो उसे हम प्लुत कहते हैं। प्लुत कहते हैं। और हम एक दो तीन बातें, अल्प प्राण महाप्राण पहचान क्या है, कैसे पहचानते हैं? मैं तो पढ़ाया था, कोई वापस उत्तर देते तो ठीक होता। अल्प प्राण कितने हैं, महाप्राण कितने हैं? कभी काउंट करके देखे या नहीं? अल्प प्राण कितने हैं प्रश्न आया आपको, तो आप छोड़ के आएंगे क्या टेट में? अल्प प्राण कितने हैं? सर आप नहीं लिखो ऐसा, वहां पर उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए ना। अल्प प्राण 31 होते हैं, 31। 31 होते हैं अल्प प्राण। क्या क्या है वे? उसका कोड देखे तो पता होता है। आज का प्रश्न यही है, अल्प प्राण कितनी है, अल्प प्राण दुनिया वे क्या क्या हैं। दूसरा प्रश्न है महाप्राण ध्वनिया कितनी है, वे क्या क्या है। आपको मैं समझाया और दिखाया भी, एक बार सर्च कीजिए। और अघोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं? अघोष और सघोष में क्या अंतर है? अघोष वर्ण कितने हैं, सघोष वर्ण कितने हैं? उनका उत्तर देने का प्रयास कीजिए कल। और आज की कक्षा से संबंधित कुछ बातें
बच्ची हो तो बताइए, और कुछ समझाना है तो बताइए। मैं इसीलिए आज कम समय में सत्र का समापन कर रहा हूँ कि आज केवल केवल 12 13 14 पार्टिसिपेंट ही यहाँ पर शामिल हुए। अगर मैं ज्यादा पढ़ाऊँ तो उनके लिए भी नुकसान होता है, इसके कारण मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूँ। 2 3 दिन में हमें भूगोल भी भूगोल का भी मटेरियल तैयार हो गया, वो भी पढ़ाएंगे हम। और इसके बाद में हम देखेंगे मटेरियल से संबंधित में संदेश आपको व्हाट्सएप ग्रुप में रखा। सामाजिक अध्ययन सोशल का मटेरियल मिल रहा है, और कोई चाहते हैं, किसी को होना है तो शाकिर सर से पूछ के ले सकते हैं। उसका शुल्क 600 रुपये है। क्योंकि अगर वो मटेरियल लेंगी तो यहाँ पढ़ाते समय आप पहले पढ़कर भी इसे सुनना अच्छा लगता है, आपके लिए लाभ होता है। और ये है मटेरियल में फॉन्ट साइज भी अच्छा है। मटेरियल का भी एक उदाहरण भी आपको भेजे हैं हम लोग उसमें। अगर कोई संदेह हो तो पूछ सकते हैं, अगर संदेह नहीं है तो आज का क्लास यहीं पे समापन करेंगे इसका। कोई कुछ नहीं कह रहे तो तेलुगु में एक ऐसे कहते हैं कि मौन में मौनम अर्धा। अंगीकार। अब आप सब मौन से रह गए तो आधा आप अपना स्वीकार कर दिए कि हाँ आज के क्लास में कोई परवाह नहीं सर, हम लोग आज यहाँ तक सीमित रहेंगे, समापन करेंगे, उन्हें जैसा है अभी। आ, शायद जल्दी खत्म करो या मतलब आज का सत्र। इसके लिए कुछ बाधा हो तो क्षमा कीजिए, अगले क्लास कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको यहाँ पर जूम मीटिंग के जरिए मिलना और आप सबसे कुछ क्लास पढ़ाना हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। ऐसे हम सब इस जूम जूम के जरिए कुछ अच्छे अच्छे अंश भी सीखने के लिए मिलते हैं। इसलिए थोड़ा जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, सभी यहाँ पर जुड़कर इस मंच पर कुछ नए अंश सीखेंगे। आज के लिए ये कक्षा यहाँ यहीं पे समाप्त हो रहा है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।